कल वाले सवाल में आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट किया था तीनों साल का, हमने एंट्रीज भी पास की थी, बस अब वो माजी का किस्सा है, डायरेक्ट बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस 15 का कितना आया था? 6.5.4 9.0 और 6.6। ठीक है यार, ऐड कर लेना। बैलेंस शीट एक्स टैक्स की बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटीज में एक लॉन्ग टर्म लोन है, आप लोन फ्रॉम HBL भी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है। और इधर देखो 1/1/15 पहला साल, 31 दिसंबर 15, फिर 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17 और 18। आने वाले मौजूद मेहमानों को बताते रहिएगा कि आप क्यों खड़े हैं, ताकि वो आगे आके बैठने की कोशिश ना करें, ठीक है। बाकी 7 से कम किसी बेंच पे ना बैठे हों, किसी भी वक्त मुझे इनको बिठाना पड़ सकता है। भाई साहब आपने होमवर्क किया हुआ तो यहाँ आगे आओ ना मेरे। हमने लोन लिया था 1 जुलाई 15 पर, कितना लोन था वो? 90। फिर हमने उसको 31 दिसंबर 10 पे एक पेमेंट शाम को कर दी, तो 31 दिसंबर 10 की शाम को घर जाते हुए कितना लायबल फील कर रहे हैं? तो 31 दिसंबर 10 को 80 की लायबिलिटी है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हर 6 महीने बाद किस्त जानी है, ठीक है। तो 30 जून 16 पर, 30 जून 16 पर एक और 10 पे होगा, और ये 70 से कम होके 80 से कम होके 70 रह जाएगा। फिर 31 दिसंबर 16 पे एक और किस्त पे करेंगे, और 31 दिसंबर 16 की शाम को घर जाते हुए खुद को 60 का लायबल फील कर रहे हो। फिर 30 जून 17 पे अगली किस्त पे करेंगे, ठीक है, और 50 का लायबल फील करेंगे 30 जून की शाम को घर जाते हुए। लायबिलिटी उतरी ना आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद 31 दिसंबर 17 पे फिर एक पेमेंट करेंगे और 40। फिर 30 जून 18 पर 10 पे करेंगे 30। फिर 31 दिसंबर 18 पर 10 पे करेंगे और 20 के लिए खुद को लायबल फील कर, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मैंने कहा था आपने बैलेंस शीट बना के लानी है, तो लॉन्ग टर्म लोन 31 दिसंबर 15 पे 80 का था, 16 पे 60 का था, 17 पे 40 का था। कितने बच्चों ने ऐसे कर लिया था? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, ऐसे कर लिया था। बहुत शुक्रिया, गलत हैं आप सब। आप IS 1 की बेसिक प्रेजेंटेशन ही भूल गए। इंट्रो में आपको सिखाया जाता था, बल्कि पहली क्लास में या दूसरी क्लास में जब हेड ऑफ अकाउंट पढ़ाए जाते थे तो आपको बताया गया होगा उस वक्त कि लायबिलिटीज 2 तरह की होती हैं, एक करंट, दूसरी नॉन करंट। जो लायबिलिटी हम अगले 12 महीने के अंदर अंदर पे कर दें वो करंट कहलाती हैं, जो बोझ अगले 12 महीने के अंदर अंदर हमारा उतर जाना है वो करंट है, और जो बोझ 12 महीने के बाद जाके उतरना है वो। अब इस 80 में प्रॉब्लम ये थी, ये सारी गलत है, सारी गलत। इस 80 में प्रॉब्लम ये है कि आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी है? लायबिलिटी तो 80 ही है। आप यहां खड़े हैं, ये आप खड़े नजर आ रहा है आपको अपना? आप ये आप लोग खड़े 31 दिसंबर 17 पे 31 दिसंबर 15 पे आपके ऊपर बोझ कितना है? 80 रुपए का, 80 रुपए का बोझ है। अब आपने अपनी एक ऐनक निकालनी, वो ऐनक सिर्फ अगले 12 महीने देख सकती है, उस ऐनक की रेंज अगले 12 महीने पे है, और वो ऐनक जब आपने इधर लगाई, ये ऐनक लगी, तो इसने यहां तक देखा,
यहाँ तक ही देख सकी ये ऐनक, इससे आगे इसकी नज़र जा नहीं रही, इसकी रेंज ही नहीं है इससे आगे। तो जब ये ऐनक यहाँ तक देखती है तो इस ऐनक को नज़र आता है 10 और 10 टोटल 20 मिलियन ऐसा है जो अगले 12 महीने में पे हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये 20 मिलियन अगर अगले 12 महीने में पे हो जाना है तो क्या ये लॉन्ग टर्म लोन है? इस लोन के हिस्से थे, थोड़ा तोड़ना था इस लोन को। इसका मतलब इस एक लोन के अंदर ही दो हिस्से पढ़ने थे, एक करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन और दूसरा फिर बकाया। अब तरीका क्या है देखें, आसान क्या है, 10 साल को देखना या 2 साल 1 साल को देखना? तो हमेशा यही किया करेंगे, सबसे पहला काम हम करंट पोर्शन निकाल लिया करेंगे। करंट पोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने ईयर एंड पे खड़े होंगे, लाइबिलिटी का बोझ देखें ऊपर, ये इसके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, 80 का बोझ इसके ऊपर, आपके ऊपर 80 का बोझ पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने ऐनक लगाई कौन सी? अगले 12 महीने में देखा इसमें से कितना बोझ उतर जाएगा बताएं? 10 + 10 20। अगर अगले 12 महीने में 20 का लोन उतर जाना है तो ये भी लायबिलिटी लेकिन करंट है। अब अगर करंट 20 है और टोटल लायबिलिटी कितनी है 80, तो उसमें से क्या करेंगे 20 को माइनस कर दिया करेंगे। ये हम दूसरा स्टेप किया करेंगे। आसान है ना, करंट निकालना आसान है। करंट पोर्शन पहले निकाल लिया करेंगे, बकाया सारे में से नॉन। 80 टोटल लोन है, अगर 20 12 में पे होना है अगले 12 महीने में, तो फिर बकाया 12 महीने के बाद पे होगा। तो आसान क्या है, करंट पोर्शन निकालेंगे और फिर उसमें से टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा 60। आप ये नहीं कह रहे हम कि लायबिलिटी जो है वो 60 की है। लायबिलिटी गौर करें, लायबिलिटी तो ये भी लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी, ये नॉन करंट, ये करंट, ठीक है। तो लायबिलिटी तो 80 की ही है, बस उसको तोड़ के प्रेजेंट करना था करंट और नॉन करंट में। हाथ खड़ा करने बात समझ आ गई है? नहीं समझ आई वो हाथ खड़ा करें। ये ऐनक सेट करने के बहाने मुझे डराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम लोगों से तो मैंने भी सवाल तुम लोगों का जवाब भी नहीं देना। तुम लोगों को नाराज हूं, तुम लोगों से नाराज हूं मैं। का ये साल गुजर गया, बात खत्म, ठीक है। अगले साल पे मूव करेंगे। अब आप वहां से उड़ के यहां पे आ गए। 31 दिसंबर 16 की शाम को आप पर कितनी लायबिलिटी है? जब 80 की लायबिलिटी थी तो 10 6 महीने बाद पे किया ना। तो 31 दिसंबर 16 की शाम को जब घर पहुंचोगे तो आपको अपने कंधों पे कितना बोझ महसूस होगा? 60। अब ये 60 लोन है, लायबिलिटी है। क्या सारे की सारी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है? क्या सारे की सारी शॉर्ट टर्म है? नहीं, इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो आपने फिर वो अपनी ऐनक निकाली जो पिछले साल आपने लगाई थी, फिर संभाल कर रख ली थी। इस ऐनक ने कहां तक देखना है? अगले 12 महीने तक। अगले 12 महीने में ये ऐनक क्या देख रही है? ये 10 पे हो रहा है और ये अगले साल के आखिरी दिन पे होगा। तो हो गया ना, यकम को होता तो फिर एक पेमेंट आती, ठीक है ना। तो ये 31 तक 2 पेमेंट्स हो गई, ठीक है। तो 60 की लायबिलिटी में से कितनी लायबिलिटी अगले 12 महीने में? 20। अगर टोटल 60 है, अगले 12 महीने में 20 चली गई तो बकाया, ठीक है, सही है। चलो आ जाओ, अब इधर आ जाओ। 31 दिसंबर 17 यहाँ पे आ जाओ। ऐनक को झाड़ो, झाड़ के दोबारा देखो। फिर ऐनक हर बार ये 2 इंस्टॉलमेंट्स ही दे रही है, ठीक है। तो 20 आ गया और यहाँ पर भी 20। अच्छा, मजे की बात, आपने 31/15 पे खड़े होकर क्या कहा कि हमारा 60 का लोन ऐसा है जो अगले 12 महीने में भी पे नहीं होगा। 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर आपने ये बताया उस यूजर को। अब 16 पे जाके देखो 60 का पेबल ही है, यानी साल गुजर गया फिर भी ये 60 पेबल था। यही तो बताया था उसको। बात समझ आई है कि अगली भी गई? चलो खैर, बैलेंस शीट सही कर लें, जल्दी करें। गलत वाली बैलेंस शीट में उस आपने तो लॉन्ग टर्म लोन लिखा होगा ना, उसको यूं काट दीजिएगा, एक लाइन ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद उसको बाइफरकेट कर। कितने बच्चों ने ऐसे ही बनाई थी बैलेंस शीट? माशाल्लाह।
बाकी ने कुछ नहीं किया, गलत बनाई सबने। मिस्टर मंकी ऑब्टेन, ओहो, मिस्टर एम ऑब्टेन, मंकी का मतलब पता है ना, चूहे को कहते हैं ना। मिस्टर एम ऑब्टेन आ लोन ऑफ रुपीज 200 मिलियन ऑन यकम जनवरी 12 पे एक लोन ले लिया मिस्टर एम ने। कितना? 200 का इकट्ठा ही लोन ले लिया। ओहो। फिर कहता है एट अ मार्क ऑफ 10% पर एनम, प्रिंसिपल इज पेएबल सेमी एनुअली, नहीं इन कर लें, प्रिंसिपल इज पेएबल इन, इधर ऐड कर लें, पेएबल के बाद छोटा सा इन, एक दो गलतियां छोटी छोटी सही कर लें। प्रिंसिपल इज पेएबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20 मिलियन ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 12। बल्कि यहां पे ना ऊपर एक और बात ऐड करें, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेएबल। एक बात वैसे आप कंफ्यूज होंगे, पिछली क्लास में मेरे जहन में नहीं आई, वैसे आ गई आपकी क्लास में। पेएबल का मतलब क्या, मतलब पे नहीं हुआ, हम तो कैश क्रेडिट कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा होता है पेएबल। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये लिखे हुए का मतलब होता है जो हमारा और बैंक का आपस में तय हुआ था, ये एग्रीमेंट की बात लिखी होती है और ये पे होता है। प्रिंसिपल इज पेएबल का मतलब पे होना है, हम कहेंगे हुआ है, ठीक है, ये एग्रीमेंट की बात लिखी होती है। इसको ये नहीं समझना आपने कि ये पेएबल है, पे नहीं हुआ, फिर तो कभी भी कैश क्रेडिट ना हो रहा होता, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट लिखा होता है। बहरहाल आगे चल के मजीद किसी सवाल के अंदर इसको अप्लाई भी कर लेंगे। ओके, 31 दिसंबर 12, 13, 14, Where is my blue marker? Here is my blue marker. पहली किस्त किस दिन पे होगी? 30 जून 12। कितनी है? ये 20 पे होने के बाद ये 100, फिर 20 माइनस हुआ और ये 160, ऐसे ही -20 140, फिर -20 120, फिर -20 100, फिर -20 इंटरेस्ट निकालने की बारी आई। डायरेक्ट निकालते हैं, आपने तो वर्किंग की होगी ना घर पे, ठीक है। अगर हम इस तरह से 6-6 महीने को आपको समझाने के लिए मैं कर लूँ तो ये 200 कितने अरसे तक आउटस्टैंड करता रहा? 6 महीने। कौन कौन से 6 महीने? यकम जनवरी 12 से 31 जून 12 तक कितना आउटस्टैंड करता रहा? पूरा 200। इस पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर 31 जून 12 पर 20 पे हो जाने के बाद कितना पेएबल रह गया? अब इस 80 ने आउटस्टैंड करना शुरू कर दिया और ये कॉन्स्टेंटली आउटस्टैंड करता रहा कब तक? 31 दिसंबर, जब तक कि अगली एक पेमेंट नहीं आ गई। और यही सिस्टम चलता जा रहा है ऑनवर्ड्स। अब उस तरह से वर्किंग कौन करे हर दफ़ा? अब हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे एक्सपेंस निकालते हैं। वैसे आप लोगों में से कितने बच्चों ने घर पे इसका एक्सपेंस निकाल लिया था? तो ये होमवर्क करके आए हुए बच्चे हैं, तो इन्होंने होमवर्क कौन सा सवाल किया हुआ है? फिर अगर इस पे हाथ नहीं खड़ा कर रहे तो बोले। ये वाला सवाल होमवर्क में कितने बच्चों ने नहीं किया जो अभी बैठे हुए हैं? बोले। सारे बैठ, सारे, तो नाइंसाफी होगी ना। आज के होमवर्क में ये शामिल है कि आप उसी तरतीब से इसका एक्सपेंस निकालेंगे जैसे आपने क्वेश्चन 1 का निकाला था टीपू वाले का। ओके, अब मैं डायरेक्ट आपके साथ कैलकुलेशन करता हूं। कैलकुलेटर उठा लें। बारह वाले साल का इंटरेस्ट निकालने लगे हैं। कैलकुलेटर हाथ में देखें,
200 रुपये आउटस्टैंडिंग रहे 6 महीने और फिर 180 भी आउटस्टैंडिंग रहे 6 महीने। अब कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ये आंसर निकालना है। कैलकुलेटर पे लिखें 200 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 इक्वल टू नहीं करना, इक्वल टू नहीं करना। 200 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये 6 महीने का इंटरेस्ट आ गया 200 पे। अब एक 20 की पेमेंट हो गई। अब ये 200 नहीं रहा, अब कहाँ पे चला गया? तो लिखें +180 इंटू 10% इंटू 6/12, 19 का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 2012 का। जी कितना? 19। ये 19 का एक्सपेंस कैसे निकला? हाथ खड़ा कर दें, समझ आ गई है तो। अच्छा गलत सवाल पूछ लिया, किसको समझ नहीं आई वो हाथ खड़ा करे। लोन कितना लिया था? 200। किस दिन लिया था? 1/1/12 को। अब अगर सारे साल में कोई रीपेमेंट ना होती तो हम 200 के ऊपर 10% लगाते और हमारा इंटरेस्ट आ जाता शायद 20 रुपये। ठीक है, सही है। अब हुआ क्या, 200 सारे साल आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, 6 महीने बाद एक इंस्टॉलमेंट हमने 20 की पे की तो हमारा पेएबल बाकी रह गया 180। तो 200 पर इंटरेस्ट कितने महीने कैलकुलेट करना है? कल की क्लास ली थी वैसे। अच्छा, तो उसमें हमने क्या किया था, 200 आउटस्टैंडिंग रहा 6 महीने, हमने उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट लिया, फिर 180 हो गया पहली पेमेंट के बाद। अब 180 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा तो उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। तो कैलकुलेटर मैंने बच्चों को लिखवाया 200 इंटू 10% इंटू 6/12 प्लस 180 इंटू 10% इंटू 6/12। क्लियर है? ओके, डायरेक्ट निकाल लिया। आपने वर्किंग करनी है उस तरह से, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, जरा रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। करेंगे ना? लिख लिया होगा आपने अपने होमवर्क में, मुझे पता है। ये जो आपका लेक्चर 2 के अंदर होमवर्क आ रहा है ना, इसमें रिक्वायर्ड के नीचे आपने ऐड कर लिया होगा, मुझे पता है होमवर्क आपने ऐड कर लिया होगा कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर लेक्चर 1 क्वेश्चन 2 मिस्टर एम। ठीक है ना, लिख लें इसको ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए। ओके, 19 का एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब 19 का एक्सपेंस किस साल का है? 31 दिसंबर 12 तक का। भाई आपके पास सीट नहीं है? आगे आ जाओ, साइड हो जाओ यार, बंदा खलो के पढ़ रहा है, शर्म कर लो यार कुछ यार। नहीं तो मेरी सीट पे आके बैठ जाओ, आ जाओ। नहीं आ जाओ, वैसे ही कह रहा था बैठ ना जाना आप आगे सब। ओके जी, 19 का एक्सपेंस 12 वाले साल का है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो 12 की बैलेंस शीट में कितनी लायबिलिटी है हम पर? 31 दिसंबर 12 तक 2 किस्तें पे कर चुके हो ना, तो 31 दिसंबर 12 तक 200 में से 40 पे हो गया, तो कितनी लायबिलिटी है? 160। क्या ये 160 सारे का सारा लॉन्ग टर्म है? नहीं। आ गए होंगे आप अपनी ऐनक लेके, यहाँ पे खड़े हो गए होंगे, यहाँ पे बस आपका सारी अब रह गया, ठीक है। यहाँ पे खड़े हो गए होंगे और आपने देखा होगा आगे, तो अगले 12 महीनों में इस अरसे के अंदर आपको 2 पेमेंट्स होती नजर आएंगी, 20 और 20 40। तो आप क्या कहेंगे? 40 तो है करंट पोर्शन, तो अगर 40 करंट है और टोटल लायबिलिटी 200 की है ना, एक तो 2 पेमेंट्स तो कर चुके हैं, लोन 200 का ही था, लेकिन इस साल में एंड तक आते आते 40 पे कर दिया, तो लायबिलिटी 160 की थी, जिसमें से 40 अगले 12 महीने में पे करनी है, तो फिर बकाया 120 हमने 12 के बाद पे करनी होगी। ठीक है, सही हो गया। चलो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, डायरेक्ट आ गया है। अगले साल में कैलकुलेटर हाथ में फाड़ लें। 31 दिसंबर 12 की शाम को 20 पे करने के बाद कितना आउटस्टैंडिंग था? 160। कैलकुलेटर हाथ में, कैलकुलेटर हाथ में। 160 आउटस्टैंडिंग रहा कितने महीने? यकम जनवरी 13 से 30 जून 13 तक कितना रहा? 160 आउटस्टैंडिंग रहा। फिर एक पेमेंट हुई तो 140 आ गया, ये 140 फिर यकम जुलाई 13 से 31 दिसंबर 13 तक 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। ठीक है, अब कैलकुलेटर हाथ में हो। 160 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 इक्वल नहीं करना, प्लस 140 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 15
एक्सपेंस। एंट्रीज कल की थी हमने, ठीक है, एंट्रीज में इशू तो नहीं है ना आपको? ओके अच्छा जी, अब अगली कहानी आ गई, 13 में खड़े हैं, यहाँ पे आ गए। लाइबिलिटी कितनी है? 20, 160 की पिछले साल थी ना टोटल, 20 पे कर दिया तो कितना रह गया? सॉरी 40 पे कर दिया तो कितना रह गया? 100। अब अगेन 120। आप ले आए ऐनक अपनी, आपकी ऐनक भी ना जी। तो आपने ऐनक लगा के देखा तो अगले 12 महीने में ये 40 पे होता नजर आ रहा है। तो आपने क्या कहा? ये 40 करंट है, तो फिर 120 में से 40 गए तो 80 नॉन करंट। ठीक है, फिल करा था, आगे भी लिखता जाऊं, लेकिन चलें। ठीक है, 14 का इंटरेस्ट जल्दी से निकालें, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, खुद ही निकालें। हाँ सब निकालें, और तमीज किया करो। वो इंपेयरमेंट करनी पड़ेगी तुम्हारी। कैरिंग अमाउंट से क्या मतलब? औकात से बाहर हो जाते हैं। कुछ एसेट्स तो हैं मेरे ये सारे, पर कुछ कभी कभी औकात से बाहर हो जाते हैं। फिर उन पे इंपेयरमेंट टेस्ट लगा के, इंपेयरमेंट लॉस, बल्कि इंपेयरमेंट टेस्ट ही तो लगाए, पता लगता है औकात से बाहर है। राइट डाउन करना पड़ता है, राइट डाउन करना पड़ता है, स्टैंड अप करना पड़ता है। क्लास में जरा उलट है रूल इंपेयरमेंट चार्ज करने का, या क्लास से आउट भी करना पड़ता है। तो ये इंपेयरमेंट की एंट्री है ना, क्लास के कॉन्टेक्स्ट में। सबने कर लिया? कितना है? किसी का 11 के अलावा है तो हाथ खड़ा करें, मैं समझा दूं कैसे आया 11 जी। जरा कैलकुलेटर हाथ में रखें। 120 की लायबिलिटी है, इंटू 10% इंटू 6/12, फिर 20 पे हो गया तो 100 की लायबिलिटी है, 10% इंटू 6/12, बस। क्योंकि ये पेमेंट तो साल के आखिरी दिन हुई है ना जी। कितना एक्सपेंस आया? ठीक है, ओके। अब लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कितनी है? 80 की है, और 20 ही पे होना है अगले साल भी। ऐसे थोड़े टाइम लाइन्स बनाया करेंगे, बस अब हम तो ये अंग्रेजी पढ़ा करेंगे और ये इसी तरह से डायरेक्ट डिसाइड किया करेंगे जैसे ये वाले साल का डायरेक्ट करने लगे। 80 की लायबिलिटी है, ओके। हर साल 2 इंस्टॉलमेंट्स पे हो रही हैं, 30 जून और 31 दिसंबर को, तो अगले साल में 40 पे हो जाना है। तो 40 क्या है? करंट। 80 में से 40 निकालेंगे तो 40 नॉन करंट। ठीक है, नोट इट डाउन। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो कल लेक्चर था वो कल में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने तो पूरा लेक्चर समझे इसी काम पे लगा दी। कोई हाल नहीं, ऐसे ही बनेगा ताड़ा। तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स का दे दो। I16 के 2 हो गए हैं, वो तो नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है जितना पढ़ा हुआ है। बोरिंग कॉस्ट भी पढ़ लिया है बच्चों, समझो। अब इंपेयरमेंट का तो होगा ही। टेस्ट की परसेंटेज कम रही आपकी सेकंड टेस्ट की, तो उसको देखते हुए फिर मैंने डिसाइड किया है कि अब कल टेस्ट ना देने वाले को ये वाली सहूलत नहीं होगी कि खड़े होकर क्लास पढ़े, वो बाहर ही रहेंगे। ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं। चलें जी, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? नोट हो गया? सबने कर लिया नोट? अच्छा जी, अब एक, ठीक है, बस हो गया, ये काफ़ी है, इंट्रो रिवाइज हो गई। हमने एक प्लांट खरीदा 50 मिलियन का,
और वो प्लांट हम तक पहुंचने में 5 मिलियन खर्चा हो गया, बाहर से खरीदा होगा, और उसको हमने इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन पे 10 मिलियन लग गए। टोटल क्या है? 65। अच्छा जी, हम एंट्री किया करते हैं प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 50 से और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस डेबिट और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट 10 से और कैश नहीं, गलत क्या क्या कुछ क्या करते हैं हम? ओ सॉरी, क्या करते हैं? इसको कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि ये हम कैपिटलाइज करते हैं, यानी हम एंट्री 65 से करेंगे, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, तो ये 15 रुपये जो हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड किए, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट्स। किसने कहा हमें कि आप ये एसेट की कॉस्ट में ऐड करो? हाँ, सब जमाइयाँ ले जाओ यार, सुबह से ले रहे हो, मुझे भी नींद आ जानी है। पायलट को नींद आ गई तो जहाज ही जाना है। सुन लें, 2 कॉस्ट किसने कहा ऐड करने का एसेट की कॉस्ट में? आज जमाई लोगे तो जी नहीं, क्लास में खड़े रहेंगे। किसने कहा? IAS। अच्छा, IAS 16 ने कहा था कि वो सारे खर्चे ज़रूरी जिनसे एसेट काबिल इस्तेमाल हालत में आएगा, उसको एसेट की कॉस्ट में शामिल करना। इस फिनोमिना को हमने कहा था कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। यूँ कह सकते हैं वी हैव कैपिटलाइज्ड कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन। वी हैव कैपिटलाइज्ड, लिख लें, छोटी सी एग्जांपल ही है, लिख लें ज़रा, इससे थोड़ा सा जहन बना के अब मैं बोरिंग कॉस्ट की तरफ चलूँगा ना इसके बाद। वी हैव कैपिटलाइज्ड ₹15 मिलियन इन कॉस्ट ऑफ प्लांट। ये क्या किया हमने? वी हैव बस ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ कि ये क्या कह रहा था। वी हैव, मैं लिख देता हूँ, वी हैव कैपिटलाइज्ड ₹15 मिलियन इन कॉस्ट ऑफ एसेट। इस फिनोमिना को कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट कहते हैं, और ये हमें किसने कहा था? IAS 16 ने, कि इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। ठीक हो गया जी? चलिए, ये तो वो नॉलेज था जो आपके पास इंट्रो से ऑलरेडी था। अच्छा, अब लिखना बंद करेंगे, सुनना शुरू करेंगे? प्लीज़ सुन लें फिर। अच्छा, लिख लें, मुसीबत पड़ी है, कोई ऐसी बात थोड़ी लिखी है यार जो जल्दी लिखें। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी। वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसे पास थे नहीं, बैंक से लोन ले लिया। अब बैंक से जब लोन लेना है, ये बोरोइंग है, इसकी कोई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? बिल्कुल, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इसके ऊपर। तो क्या जो बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया और उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया, लोन लिया और उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया, क्या उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना चाहिए? जी, बनाना चाहिए। हाँ, बैंक से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, ये लोन लिया बिल्डिंग बनाने के लिए है, तो क्या उस बिल्डिंग बनाने के लिए जो लोन लिया, उस पर जो इंटरेस्ट पे किया, क्या वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है? नो वाले हाथ खड़ा करें। यस, ये पहले सोए हुए थे असल में। यस वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, नो वाले ज़्यादा हैं और सही भी हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी है और उसमें यही पढ़ाया जाता था आपको कि कभी भी इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं। ठीक है, लेकिन अब हम IAS 23 पढ़ रहे हैं आज। IAS 23 ये कहता है, बिल्कुल सही आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ था, IAS 23 ये कहता है, आपको ऐसे नहीं परेशान नहीं करता, आपने बिल्कुल सही पढ़ा हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा तफसील से बात सुने।
I-23 कहता है अगर तो एसिड बनने में अच्छा खासा अरसा ले तो ऐसे एसिड को बनाने के लिए अगर लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट को एसिड कॉस्ट का पार्ट बना लेना, और अगर अच्छा खासा अरसा ना ले तो वो इंट्रो में जो आपने पढ़ा हुआ था, तो इंट्रो में आप पढ़ते ही वही वाले एसिड की बात थे जिसको अच्छा खासा अरसा नहीं लगा करता था। तो भाई I-23 ने क्या कहा, अगर आपने एसिड कंस्ट्रक्ट करना है और उस एसिड को कंस्ट्रक्ट करने में अच्छा खासा सब्सटैंशियल टाइम लगे, तो आप अगर उस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हैं बैंक से और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस इंटरेस्ट को आप एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। अभी अच्छा खासा अरसा क्या होता है? अच्छा, वैसे ये तो बाद में बताता हूं, पहले एक मैंने बात बोली आपको कि वो एसिड जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले, उसके लिए जो लोन लिया उसके इंटरेस्ट को उस एसिड की कॉस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जिस एसिड के बारे में उसने बताया ना स्टैंडर्ड ने कि अच्छा खासा अरसा ले, स्टैंडर्ड ने इसका नाम रखा क्वालिफाइंग एसिड। स्टैंडर्ड क्या कहता है? क्वालिफाइंग एसिड क्या है? एक ऐसा एसिड जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले, उसे क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग एसिड। और अगर क्वालिफाइंग एसिड है और उसको बनाने के लिए लोन लिया है तो फिर उस लोन का इंटरेस्ट उस क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो जरा लिखना शुरू करते हैं ना। पहली बात तो आज लिखें, क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है? क्वालिफाइंग एसिड होता है जी, क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड which takes a substantial period of time. Qualifying acid is an acid which takes a substantial period of time to get ready for its use. Which takes a substantial period of time to get ready for its use. अब अगली टेंशन पड़ गई, ये सब्सटेंशियल पीरियड क्या होता है? तो एन सर्कल करें सब्सटेंशियल पीरियड को, डब्बा डुब्बा लगा लेना। सब्सटेंशियल पीरियड क्या है? देखें जी, स्टैंडर्ड खामोश है। स्टैंडर्ड ने क्वांटिफाई नहीं किया पीरियड को, इतने महीने होंगे तो मैं सब्सटेंशियल कहूँगा। तो कुछ किताबें इसको 2-3 माह कहती हैं। 2-3 महीने का अरसा अगर एसिड को कंस्ट्रक्ट करने में, बनने में, तैयार होने में लग रहा है तो उसको हम क्वालिफाइंग एसिड कह लेंगे। स्टैंडर्ड इज साइलेंट। बात समझ आ रही है? स्टैंडर्ड ने सिर्फ ये कह के छोड़ दिया सब्सटेंशियल पीरियड ले तो वो क्वालिफाइंग एसिड है, सब्सटेंशियल पीरियड ले तो वो क्वालिफाइंग एसिड है। अब सब्सटेंशियल पीरियड कितना, स्टैंडर्ड ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो फिर कुछ किताबें जो फॉरेन ऑथर्स की और जो नॉर्मली जो अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर फिर अब जो रूल चलता है, वो कुछ किताबें कहती हैं कि ये सब्सटेंशियल पीरियड 2-3 महीने का अरसा कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आप लिख लें सब्सटेंशियल पीरियड के डिब्बे के ऊपर लिख लें, ये बात ऐसे ही लिख लें, स्टैंडर्ड खामोश है। कुछ बुक्स 2-3 माह कहती हैं, बस ये याद रह जाएगा। फिर कम अज कम, इससे ज़्यादा ही हुआ करेगा वैसे आपके सवालों में, पर कम अज कम इतना अरसा जो एसिड ले उसको हम क्वालिफाइंग एसिड कहते हैं। ठीक है, बनने में, तैयार होने में। ओके, तो सही है। मैक्सिमम कुछ नहीं हो सकता, 2 साल, 3 साल, 10 साल बिल्डिंग बनती रहे, 10 साल क्वालिफाइंग एसिड रहेगा। ठीक है जी, क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज। सब्सटेंशियल पीरियड कितना? मिनिमम नहीं लिखना, बस 2-3 माह, बस 2-3 माह इनफ। ये लिख लें इसके ऊपर, बस 2-3 माह। स्टैंडर्ड चुप है इस पर। ठीक है, ओके। एक एसिड क्वालिफाइंग एसिड है। ठीक है, अभी मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स, बल्कि इसकी पहले एग्जांपल्स लिखें एग्जांपल। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल आप लिखें प्रॉपर्टी प्लांट है, इसमें आप बिल्डिंग, प्लांट, ठीक है, एटसेट्रा, और इंटेंजिबल्स
इंटेंजिबल्स में एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ये मैं ज़्यादा तफसील से इसलिए भी नहीं बात कर रहा क्योंकि ये FAR 2 में आपने पढ़ने हैं जाके, IS 38 इसका स्टैंडर्ड है इंटेंजिबल्स का। और इन्वेंट्रीज भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती हैं। क्या मतलब? इन्वेंट्रीज भी सब्सटेंशियल पीरियड ले सकती हैं। भाई जो हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी है उसके लिए हवाई जहाज़ इन्वेंट्री ही है ना। क्या वो ऐसे मशीन लगी होती है प्लांट में से हवाई जहाज़ यू गुड़म गुड़म करके गिर रहे होते हैं? नहीं, इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू मैन्युफैक्चर एन एरोप्लेन। ठीक है, तो इन्वेंट्री भी हो सकती है, मैंने एग्जांपल ली है ना, इन्वेंट्री भी हो सकती है क्वालिफाइंग एसेट, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा। चार्ज अच्छा जी, ये जो ऊपर तीनों हमने लिखी एग्जांपल्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल्स या इन्वेंट्रीज, ये दोनों तरह की बातें हो सकती हैं। या तो इनको बनने में बहुत टाइम लग रहा हो, कंस्ट्रक्शन, या इंस्टॉलेशन में बहुत टाइम लग रहा हो, बना हुआ हो, फिर भी ये इसी डेफिनेशन के अंदर जो है वो फॉल करता है। तो लिख लें इसके नीचे, अब आप एग्जाम्पल नीचे, ऑल the above three may be self-constructed. All the above three may be self-constructed, यानी हम खुद बना रहे हैं और वो सब्सटेंशियल पीरियड ले रही है। ठीक है, all the above three may be self-constructed or may take time to install them। बट ठीक है, जैसी होगी अंग्रेजी। ऑल द अबव थ्री मे बी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड और कंस्ट्रक्शन में सब्सटेंशियल टाइम ले रहे हैं, या मे टेक टाइम टू इंस्टॉल देम। क्या मतलब? प्लांट खरीद के लाए, 3-4 महीने उसकी इंस्टॉलेशन चलती रही, तो 3-4 महीने तक वो क्वालिफाइंग एसेट रहेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। तो कंक्लूजन फिर ये निकला कि अगर एसेट क्वालिफाइंग हो जाएगा और उसके लिए हमने कोई लोन लिया है बनाने के लिए, उस पर इंटरेस्ट पे किया है, बोरिंग कॉस्ट पे की है, बोरिंग की कुछ कॉस्ट पे की है, और वो बोरिंग की किस लिए? क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, तो उस बोरिंग कॉस्ट को क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात लिख लें कंक्लूजन के तौर पे। फिर मैं 3-4 एग्जांपल्स आपसे टेस्ट कर लेता हूँ, जल्दी करें। लिखें, बोरिंग कॉस्ट्स इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स आर कैपिटलाइज्ड। बोरिंग कॉस्ट्स इनकर्ड, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, मैंने पहले दिन ही बताया था, बोरिंग की कई कॉस्ट हो सकती हैं। बोरिंग कॉस्ट्स इनकर्ड ऑन अ क्वालिफाइंग एसेट are capitalized। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये M लिखा हुआ है। अच्छा जी, कुछ एग्जाम्पल्स हैं और वो मैं आपको बोलूँगा, लिख भी लीजिएगा बेशक। आपने फिर उसमें बताना है कि क्या वो क्वालिफाइंग एसेट हैं या नहीं। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा दिमाग और खुल जाए। पहली एग्जांपल लिखें, राइज परचेज्ड एन AC। राइज परचेज एन AC। हाँ जी, क्वालिफाइंग एसेट लग रहा है मुझे तो। क्यों? AC को इंस्टॉल करने में 1 घंटा लग जाएगा मैक्सिमम। तो ये तो ऐसा एसेट नहीं है कि जो रेडी होने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। ये बात समझ आई है
किसी को कन्फ्यूजन? एक दो और एग्जाम्पल देंगे और ज़रा दिमाग खुल जाएगा, इसलिए तो मैं इस तरफ आया हूँ। अगली बात लिखें, डॉलेंस कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग इन 2 years. डॉलेंस रिलायबल है, सॉरी, डॉलेंस कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग इन 2 years. बिल्डिंग की बात हो रही है जी, इसलिए क्वालिफाइंग 2 years है डिसाइडिंग क्राइटेरिया के बिल्डिंग इज आ क्वालिफाइंग, दिस बिल्डिंग इज आ क्वालिफाइंग एसेट। समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन? मैं कहीं ये पक्का काम कर लें, वरना मैंने पक्का काम कर देना, इसको साथ ले जाया करना रोज, खुद बैटरी चार्ज कर, फिर आपके आहिस्ता आहिस्ता सारे माइक भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो जाना है वो घर रह जाना है। चार्ज हो जाएगा जी। थर्ड एग्जाम्पल, राइज परचेज्ड अ न्यू बिल्डिंग। राइज परचेज्ड आ न्यू बिल्डिंग। चलें जी, बिल्डिंग 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 क्वालिफाइंग तो बिल्डिंग क्वालिफाइंग, वैसे ना करो, क्यों? डॉलेंस हो तो क्वालिफाइंग, राइज हो तो क्वालिफाइंग ही नहीं, क्यों भाई? बिल्डिंग तो था ही नहीं ना, डिसाइडिंग फैक्टर बिल्डिंग तो था ही नहीं। क्या बिल्डिंग खरीदने में सब्सटेंशियल टाइम लगा? नहीं भाई, गए वहां पे, उनको कीमत पे की, पे करके हमने सामान उठाया और बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। रेडी ने थी, तीसरी बनाने लग गए उस पर, फिर वो क्वालिफाइंग है, फिर तीसरा क्वालिफाइंग है। या आप जब आपने बिल्डिंग खरीदी उसकी हालत ऐसी थी नहीं कि आप शिफ्ट कर सकें, आपको 3-4 महीने उसकी रेनोवेशन पे लग गए, क्वालिफाइंग। बात समझ रहे हैं? तो ये तो नई बिल्डिंग परचेज की है, दिस इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। आखिरी लिखें, होंडा परचेज्ड अ प्लांट, होंडा परचेज्ड अ न्यू प्लांट एंड इंस्टॉल्ड इट इन 5 months. Honda purchased a new plant and installed it in 5 months. जी बोलें, आ गया प्लांट, पड़ा पड़ा नहीं चल पड़ेगा, रेडी टू यूज होने के लिए उसको इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल होने में उसको कितना अरसा लग गया? तो 5 महीने, ये सब्सटेंशियल टाइम है, दिस इज अ क्वालिफाइंग एसेट। क्लियर है ये बात? नोट करना है कुछ तो कर लें। उसके बाद बुक का पेज नंबर 728 ओपन करें। पेज 728, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग है, प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग हैं। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, मिस्टर एक्स बोरोड अ लोन ऑफ 6 लाख ऑन 1 जनवरी 16 at the rate of 12% per annum for construction of a building। जी, उसने लोन लिया है किस लिए? बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। अब पता नहीं ये बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है भी कि नहीं, हो सकता है कि 10 दिन में बिल्डिंग बन जाए, हो सकता है मस्जिद शब भर शाम रात में बन जाए, है जी। तो ये तो सवाल बताएगा हमें कि क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है भी या नहीं। फिलहाल तो लोन स्पेसिफिक है, बिल्डिंग के लिए ही लिया हमने, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेएबल एट द एंड ऑफ, अगेन लव्स पेएबल आया, इसका मतलब ये है कि एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट एंट्री करोगे तो नहीं, उसका मतलब ये है कि ईयर एंड पे आपने पे करना है। ये पहले दिन बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें लिखा होता है कि इंटरेस्ट पेएबल होगा, तो फिर जब बारी आती है तो वो हम यही अज्यूम करते हैं, अनलेस के सवाल खुद कुछ ना कहे, हम अज्यूम करते हैं कि ड्यूली अबाइड बाय कर रहे हैं एग्रीमेंट को। जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो बिल्कुल उसको जो है वो उसकी डेडलाइंस को मीट किया जाता है। फिर
भाई समझ आ रही है इस बात की? तो इस पेबल से मैं बार बार कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, इस पेबल का मतलब होता है एग्रीमेंट में ये लिखा गया था। ओके, अच्छा जी, ऑन 1 जनवरी 16 लोन लिया और ऑन 1 जनवरी 16 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन वर्क, काम भी शुरू कर दिया। फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू द ठेकेदार, 1 जनवरी 16 को 100, 30 जून 16 को 200, 30 सितंबर 16 को। तो अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्डिंग को बनने में 9 महीने लगे। हो सकता है बिल्डिंग उसने बना दी हो हमें 1 हफ्ते में और हम कहें जी पेमेंट आपको करते रहेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, अभी तक नहीं पता, कंफर्म जब तक ना हो, कुछ और ना सवाल कहे तो शायद अज्यूम करते, लेकिन सवाल बताया करेगा सब बातें। जैसे कि अगली लाइन पढ़ें, द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन, और बनने के बाद एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग कितनी है? 5 साल। जी, अब बताएं किस दिन बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन शुरू की? 1 जनवरी 16 को। किस दिन कंप्लीट हुई? 30/9/16 को। क्या सब्सटेंशियल टाइम लिया इसने? तो क्या ये बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है? तो क्या इस बिल्डिंग को बनाने के जो लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे? बात समझ आ रही है? चलें, द एंटायर लोन इज रीपेएबल ऑन, ओहो क्या ही बात है, सारा लोन एक बार ही 2020 में जाके पे होना है। इसका मतलब कोई टेंशन नहीं आपको, जितनी मुश्किल कैलकुलेशन की है, ये बेसिक प्रैक्टिस में भी पहला सवाल है ना, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, रीपेमेंट वाली बात है ही कोई नहीं, बस लोन आया वो लोन पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। किस दिन लोन आया? 1 जनवरी 16 पे। और अगर कुछ भी रीपे नहीं हुआ तो सारा साल इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में भी ऐड करें? बोले क्या सारे साल का इंटरेस्ट हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करें? क्यों? कॉमन सेंस यूज की, आगे 16 वाला पुराना नॉलेज यूज किया, हमें याद आया कि एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के खर्चे ऐड करते थे। जब एक बार टेस्ट रन होके एसेट रेडी टू यूज हो जाता था, उसके बाद का खर्चा तो फिर हम डिसाइड करते थे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में जाके ये कैपिटल है या रेवेन्यू। तो बेतुकी बात होगी कि 2020 तक इस लोन ने रहना है, तो क्या 2020 तक, ये कौन सा साल है? 15 है, 16 का इंटरेस्ट, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 5 साल का इंटरेस्ट हर साल के एंड पे एसेट की कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे। ऐसे थोड़ा ही होता है। लोन तो बैंक से ले लिया, इंटरेस्ट तो उसको देना है। एसेट की कॉस्ट में कब से शुरू करें और कब रोकें? अभी तो आप ये आसानी से कह सकते हैं 1 जनवरी से शुरू करें और 30 सितंबर से रोक दें, लेकिन इसके लिए हम एक छोटी सी वर्किंग सीखेंगे, एक रूल बनाएंगे। रोकना तो बहुत आसान लगा आपको, शुरू करने में थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा हमें। बहरहाल 2 चीजें हम देखा करेंगे, एक कमेंसमेंट डेट देखनी है हमने, कमेंसमेंट ऑफ व्हाट? कमेंसमेंट ऑफ एडिंग द इंटरेस्ट टू कॉस्ट ऑफ एसेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिंग द इंटरेस्ट टू, यानी के कैपिटलाइजेशन। यानी हमने इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट की बजाय एसेट डेबिट कब से शुरू करनी है, कब से इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, वो डेट डिसाइड करने लगे हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट, बोरिंग कॉस्ट या इंटरेस्ट एक ही बात। बोरिंग कॉस्ट क्या होती है जी? और बोलो, ये इंटरेस्ट क्या है? बोरिंग कॉस्ट है। ये हमेशा के लिए बोरिंग कॉस्ट है, हमेशा बोरिंग कॉस्ट ही रहेगा। ये ना समझना कि आपके IAS 23 के अंदर इंटरेस्ट का नाम बोरिंग कॉस्ट है। बोरिंग कॉस्ट ये इंटरेस्ट हमेशा से है, हमेशा रहेगा, बोरिंग की कॉस्ट है। भाई क्लियर है ये बात? ऐसी कंफ्यूज ना कर लेना कोई बात जी। एक तो हम देखेंगे कमेंसमेंट मतलब कब शुरू करें, कब शुरू करें, क्या कब शुरू करें जी? कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या? एसेट की कॉस्ट में ऐड करें, कब शुरू करें। और दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? रोकें कब।
इसको जगा दो। रोकें कब? सीजेशन। सीजेशन कब रोक दें? क्या कब रोक दें? क्या कब रोक दें? सीजेशन ऑफ व्हाट? सीजेशन ऑफ व्हाट? क्या रोकना है? कैपिटलाइजेशन, यानी एसिड कॉस्ट में ऐड करना किस दिन खत्म करने? सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ ब्रोइंग कॉस्ट। कब इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना शुरू करेंगे? कब इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना रोक देंगे? ठीक है, ये हमने विंडो अब निकालनी है। कब इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना शुरू करेंगे, कब इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना रोक देंगे। रोकना तो आपको आसानी से नजर भी आ रहा है, जिस दिन काम खत्म हो जाए। वर्क कंप्लीशन की जो डेट है कितनी है वो? 30 सितंबर 16। इस दिन आपने क्या करना है? कैपिटलाइजेशन को भी, जिस दिन काम खत्म, बिल्डिंग कंप्लीट, उस दिन कैपिटलाइजेशन भी रोक दो। बैंक तो लेता रहेगा अगले 5 साल तक इंटरेस्ट, लेकिन एसिड कॉस्ट में ऐड करना रोक दो इसे। और ठीक है ना? ओके। हाँ, कमेंसमेंट आपके दिल में आ रही है 1 जनवरी, ठीक है, अच्छी बात है, यहां पे तो होनी भी वही है, लेकिन ऐसे नहीं डिसाइड किया करेंगे। 3 डेट्स हमें सवाल में से ढूंढनी पड़ा करेंगी। 3 डेट्स आपने ढूंढते रहना साथ साथ। लोन रिसीव्ड, बताएं जी किस दिन लोन रिसीव हुआ? 1/1/16 पे जाके अंडरलाइन करके लिखें लोन रिसीव। ठीक है, पीछे लिखा हुआ लोन इज रिसीव्ड ऑन, छोड़ो बस, आप लिखो दोबारा। 1 जनवरी 16 के ऊपर आपने पहले वाले 1 जनवरी 16 के ऊपर क्या लिखा? लोन रिसीव। ठीक हो गया? मैं भी लिख लूं 1 जनवरी 16। एक और डेट मुझे ढूंढ के बताएं, वो है फर्स्ट पेमेंट मेड। फर्स्ट पेमेंट मेड, किस दिन पेमेंट की पहली? किस कॉन्ट्रैक्ट की मद में पहली पेमेंट किस दिन हुई? ये भी 1/1/16 ही है। तो चलें उस 1/1/16 के ऊपर जाकर लिखें, फर्स्ट पेमेंट के ऊपर जाकर लिखें, 1 जनवरी 16 को अंडरलाइन करके लिखें फर्स्ट पेमेंट मेड। ठीक है। तीसरी डेट मुझे आप ढूंढ के बताएं, वर्क स्टार्टेड। वर्क स्टार्टेड, किस दिन काम शुरू हुआ जी? ये भी 1 जनवरी 16 पे, जहां पे लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करें जाके, 1 जनवरी 16 और उसके ऊपर लिखें वर्क स्टार्टेड। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, इस जुमले के अंदर आगे साथ साथ भी लिखा हुआ था, लेकिन आइडेंटिफाई करवाना था। ये 3 डेट्स आपने हर सवाल में देखनी है। आज तो ये इत्तफाकन सेम है, और भाई इत्तफाकन सेम है आज, ठीक है। वैसे रूल क्या है स्टैंडर्ड का? लेटर ऑफ 1, 2 एंड 3। बात समझ आई? ये जब डिफरेंट होंगी तो इनमें से जो लेटर, अभी आज तो रूल याद कर लो ना, जब ये डिफरेंट होंगी तो समझाऊंगा भी सही, देखो क्यों ये रूल लगता था। शायद कल भी ये रूल ना लगे, शायद परसों वाले सवाल में जाके ये काम हो जाए कि ये डिफरेंट हो जाए डेट्स, तो फिर उस वक्त आपको समझाऊंगा भी सही, लॉजिक भी इसकी, ये क्यों इसने इस तरह से कहा। फिलहाल तो एक आध दिन जरा इसको याद ना कर लें, ठीक है। तो ठीक है, हमारी लेटर डेट का चक्कर ही कोई नहीं, सारी ही सेम थी। तो 1 जनवरी 16 हमारी वो डेट है जब हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट शुरू करने, और 30 सितंबर वो डेट है जिसपे हमने सीजेशन कर लेनी है, रोक देना है हमने इंटरेस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करना। तो ये कितने माह बन रहे हैं? यानी कि इस साल के अंदर 9 महीने का इंटरेस्ट एसिड की कॉस्ट में ऐड करेंगे, यानी बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएगा, और 3 महीने का माफ, 3 महीने का माफ। बैंक कहेगा बस ठीक है एसेट बन गया,
आपने बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया था ना, बन गया, ठीक है बस 9 महीने का इंटरेस्ट देते, उसके बाद हमने आपसे इंटरेस्ट 5 साल रखे आप पैसे तो आप 2020 में ही वापस करना, आपका एसेट बन गया है बस, ठीक है। 9 महीने का आपने एसेट कॉस्ट में ऐड किया ना, IAS 23 की बात, बस ठीक है, वही बहुत है। उसके बाद इंटरेस्ट नहीं देना, क्या इंटरेस्ट नहीं देना, बैंक वाले जान निकाल लेंगे, सूद लेने जरूर आएंगे, बात समझे। बैंक ने पूरे साल का इंटरेस्ट लेना है, IAS 23 ने कहा 9 का एसेट कॉस्ट में ऐड करो, बाकी 3 बैंक को तो पे होना है। तो 9 महीने के इंटरेस्ट की कॉस्ट, इंटरेस्ट की एंट्री पास की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट की बजाय एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, 9 महीने का इंटरेस्ट, बकाया 3 महीने का। भाई कैश तो क्रेडिट होना ही होना है, बैंक ने तो पैसे लेने ही लेने हैं, उसको एसेट डेबिट करने की बजाय। तो अगर मैं कहूं मुझे टोटल इंटरेस्ट निकाल दो, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस मुझे निकाल दो इस लोन के ऊपर, तो कितना निकलेगा? बोलो कैलकुलेटर हाथ में रख लो ना। 6 लाख का लोन है ना, होश करो, जाग जाओ, 6 लाख का लोन है, इंटरेस्ट रेट, और पूरा साल ये आउटस्टैंडिंग रहा। यकम जनवरी को आया है, 31 दिसंबर 15 पे 16 यकम जनवरी 16 पे आया है, 31 दिसंबर 16 तक कोई 1 रुपया भी इसमें से रीपे नहीं हुआ, 2020 में जाके रीपे होना है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा 6 लाख पूरे के पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा, तो 72,000 ये क्या आ गया हमारे पास? इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इसमें से कितना एसेट की कॉस्ट में फेंकना है? 9 महीने का एसेट की कॉस्ट में फेंक देना, और बकाया, इसका मतलब इसमें से हम यूं कह सकते हैं इंटरेस्ट, बल्कि वो नाम वही ले लें, बोरिंग कॉस्ट कह देते हैं, अच्छा लगता है ज़रा। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, इधर देखें, ये 72,000 टोटल था, इंटू 9/12 कितना? 54,000। ये 9 महीने कौन कौन से हैं? जनवरी से सितंबर के 9 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर, ठीक है। बकाया रह गया जितना, वो बोरिंग कॉस्ट क्या है, तो वो भी बोरिंग कॉस्ट, देखें, बोरिंग कॉस्ट टू बी एक्सपेंस्ड आउट, वही 72 था टोटल, तो बैंक ने लेना 72। ये तो हमारा डेबिट का मसला है, कैश में तो 72 से क्रेडिट होना ही होना है। 72,000 इंटू 3/12, कौन कौन से महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जी 18,000। इस 54 की एंट्री क्या करोगे? बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। इस 18 की एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और ये एक्सपेंस कहाँ जाया करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम स्टेटमेंट में। और ये बिल्डिंग वैल्यू, यानी कि हमने कैपिटलाइज कर दिया ना। समझ आती है ये बात? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को आप आसान अंग्रेजी में अभी लिख लें, पहला दिन है तो लिख लें ज़रा उसके ऊपर, मेरी तरफ से वैसे मैं बोल रहा हूँ, लिख लें। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का मतलब होता है इंटरेस्ट टू बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का आसान सलीस अंग्रेजी क्या बनी? इंटरेस्ट टू बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। इंटरेस्ट, बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइज, एडेड टू कॉस्ट ऑफ, ठीक है। इंटरेस्ट टू बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। और एक्सपेंस्ड आउट वाली बात के ऊपर लिखें इंटरेस्ट टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ठीक है, इंटरेस्ट टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये भी हमारी वर्किंग, चलो इसको मैं वर्किंग 1 कह लेता हूँ। ये भी हमारी वर्किंग है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो मैंने अभी पढ़ी नहीं, पढ़ेंगे तो उसने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक और वर्किंग करते हैं। इधर देखें, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वाले आ जाओ भाई, आ जाओ। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैलकुलेट करने वाले, नोट करने वाले रुक जाएं। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वाले इधर आ जाएं। गड्डी तैयार है बस, काहे ना एक सवारी गुंजाइश है, आ जाओ समझ लें वरना गाड़ी गई फिर। सबसे पहली चीज, हॉरिंग कॉस्ट तो अब पड़ा है, वो जो ईंटों का, सीमेंट का, बजरी का, मजदूरों का, ओवरहेड्स का जो खर्चा था, सबसे पहले तो वो बचपन वाली बातें तो याद रखो ना। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स कह लो। कंस्ट्रक्शन की तो पेमेंट्स की थी, कौन सी भला? वो देखो जरा, देखो 100 रुपये पे किए, फिर 200 पे किए, पर 300। ये मैं यहाँ पे 1000 नहीं करता, ठीक है? यहाँ पे 1000 ही कर लें, ठीक है? पूरी फिगर लिखते हैं। कितना हो गया टोटल? 6 लाख। ये क्या है? ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स क्या हैं? ये है वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह, ठीक है? उसके बाद मैप फी। आपने बिल्डिंग बनानी हो, आपको मैप अप्रूव करवाना पड़ता है। ओहो, इधर क्यों लिख दिया? ये तो एक्सपेंस में फेंकेंगे ना। अगर कोई मैप फी होती तो जरूरी खर्चा था, एसेट की कॉस्ट में ऐड करना था, है नहीं। परमिट फी, मिसाल के तौर पे परमिट फी, वो एलडीए को जो देते हैं परमिट लेने के लिए, परमिट फी को भी गलत लिख दिया शायद ना। एसेट की जरूरी खर्चा है, परमिट मिलेगा तो जाएंगे ना। कभी आप ट्रिप पे गए हो तो आगे पुलिस केपीके में पहुंच के ना वो पुलिस वाले रोक लेते हैं, परमिट के थे, रोड परमिट के थे। परमिट क्या होता है? परमिशन मिलती है आपको वो रेलेवेंट अथॉरिटी से, तभी आप वो काम कर सकते हैं। तो जरूरी खर्चा है, अगर कभी सवालों में आने वाले दिनों में होगा तो इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है? अभी नहीं है। ये दोनों चीजें एसेट की कॉस्ट में ऐड करने का किसने कहा है? ये बस बताना चाह रहा था। आइए 16 ने आपको ये बताया हुआ था कि ये दोनों खर्चों को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। नहीं है तो कोई बात नहीं। आज एक नई चीज हमने पढ़ी, वो क्या है? बोरिंग कॉस्ट। वो बोरिंग कॉस्ट जो हमने कैपिटलाइज करनी है, मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड करनी है। तो आज नई चीज आ गई, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। वर्किंग नंबर 2 में चलो कैलकुलेट की, कितनी? 54,000। तो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट आ गई समझ आई है? रिक्वायरमेंट तो पूरी कर लेना। हाँ, कल तुम कर लेना, चले जाओ यहां से जी। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा लोन का, और बस। क्यों डेप्रिसिएशन क्यों? 30 सितंबर 16 हमारे साल में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। तो 2 साल की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अगर हम बनाना चाहें तो पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। कितनी कॉस्ट है? 6,54,000। 6 लाख नहीं है, गाली भी है,
वर्किंग 3। कोई रेजल वैल्यू होती तो माइनस करते, नहीं है। डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 5 ईयर, सवाल में 5 है, इंटू 3/12 जी 32700। ये क्या आ गया जी हमारे पास? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस 72,000। अच्छा 52,000। 72 टोटल एक्सपेंस था, लेकिन सारा प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से डेबिट नहीं किया, 54 को एसिड में डेबिट किया, बकाया 18 आ जाएगा यहाँ पे, 18,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स नॉन करंट एसेट्स में क्या नजर आएगा? बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 654,000। ये सब इंट्रो की रिवीजन है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था, ये नई बात, बाकी सब वही चल रहा है। लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, पहला साल है तो कितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड है? हाँ 32700। बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63 या 62? WDV आ गई। और तो कोई चीज नहीं है जो आनी है यहाँ पे बैलेंस शीट में, आनी है ना? लॉन्ग टर्म लोन, और टेंशन की बात ही कोई नहीं है, ये तो सारे का सारा ही नॉन करंट। ओ 2020 में जाके पे होना है ये। चलो ये लो, ये इधर भी इतना ही है, ये लो। अगले साल की बैलेंस शीट ऐसी बन गई, अगले साल ये पैसे ही है। वाह जी वाह, अगले साल ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। 3/12 हुआ पड़ा था। अब 3/12 के अलावा पूरे साल की डेफिनेशन बताओ। 1308। ये डेफिनेशन एक्सपेंस कैसे आया? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो वही रहना है, बैंक ने पूरे साल का पूरा 72,000 आपसे लेना है, कुछ भी इसमें से एसिडी कॉस्ट में नहीं जाना। तो 17 के साल में सारे का सारा 72,000 एक्सपेंस रह गया सिर्फ ये फिगर। लेफ्ट हैंड से भी आप निकाल लेंगे। 32,000 है ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करें अगर, तो ओपनिंग कितनी है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 130। कोई डिस्पोजल वगैरह तो है नहीं। क्लोजिंग 500। ये इधर आया, डायरेक्ट भी कर सकते थे। 163,500। जी बताएं। ये मांगा था वैसे इसमें सवाल में। कोई चीज मुश्किल लग रही है तो बताएं, इसमें कोई चीज मुश्किल लग रही है तो बताएं, कोई चीज समझ नहीं आई तो हाथ खड़ा करें। ये डेप्रिसिएशन, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, 3/12 नहीं करेंगे क्योंकि पूरा साल रहा 17 के साल। और जी होमवर्क में अगला सवाल है, आपको नजर आ रहा है? वो सवाल इस तरह से यहां तक मुकम्मल करके आना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तक। ठीक है जी।